हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सो बेसिकली इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। हम सभी को पता है कि एनवायरनमेंट यूपीएससी के लिए कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंड प्रीलिम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन अभी तक इतनी सारी बुक्स, इतनी सारी सोर्सेज से पढ़ने के बाद भी एक दिमाग में क्लियर पिक्चर नहीं बन पाती है कि एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन कब आहे, क्या सिक्वेंशियल ऑर्डर था, एवरीथिंग। आई एम प्रिटी श्योर इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। हम बहुत ही ज़्यादा शॉर्टली सब चीज़ों को समझेंगे और अपने ब्रेन में एक टाइमलाइन बनाने की कोशिश करेंगे कि पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आया, ताकि आपको आगे कभी भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो बिटवीन यूनेप, यूएनएफ, ट्रिपल सी, सीवीडी, मिनामाटा कन्वेंशन कब आया, वेना, रोटरडम, लाइक बहुत सारी चीज़ें हो जाती है एंड बहुत सारा पाइल्ड अप हो जाता है। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी शॉर्टर वे। तो ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 होने वाला है। इसके बारे में इन सब ऑर्गेनाइजेशंस जो भी इम्पॉर्टेंट हैं उनसे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस प्रीलिम्स में फ्रेम हो सकते हैं या जो PYQs है, हम वो पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियोस में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप क्या करो, अपने साथ एक पेन और पेपर लो और माइंड मैप बनाते हुए जाओ साथ में, जो आपको एक्चुअली बहुत हेल्प करेगा। लेट्स स्टार्ट विद लाइक अ मूवी, ओके। तो क्या होता है, सबसे पहले 1962 आता है, ठीक है। 1962 में एक रिचल कार्सन, आई थिंक, या उन्होंने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग, जिसमें उन्होंने बताया था DDT से जो पोल्यूशन हो रहा है एनवायरनमेंट में किस तरीके से हार्म कर रहा है। उसके बाद लोगों को थोड़ा बहुत लोगों के अंदर एनवायरनमेंट को लेकर एक कंसर्न पैदा होने लगा एंड उस कंसर्न को बिल्डअप होने के लिए 10 साल लग गए। मतलब 1962 में बुक आती है और 1972 में पहली एक कॉन्फ्रेंस होती है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। इसका एक नाम और है, अब वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अब मैंने जैसे आपको बताया DDT वगैरह ये सब क्या है, POPs है। POP क्या होता है, जो एनवायरनमेंट में परसिस्टेंट रहते हैं, मतलब जो एनवायरनमेंट में रहते हैं वो कहीं कैसे भी डिग्रेड नहीं होते हैं, तो उनको बोलते हैं POP। जैसे DDT, पेस्टिसाइड्स, सब पानी में रह जाता है, ये लाइक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक डिग्रेड नहीं होते। तो और उसके बाद इतनी सारी बड़ी मीटिंग लगी, हर जगह से लोग आए, तो उन्होंने सोचा कि हमें एटलीस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन तो बनाना पड़ेगा जो इन सब चीज़ों पे फोकस कर सके। तो उसके बाद 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से शुरुआत होती है पहली चीज़ की, दैट इज़ यूनेप, यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अंडरस्टूड? ओके। हमारे इंडिया में अब हम साथ के साथ देखते जाएंगे पैरेलली इंडिया में भी क्या हो रहा था। इंडिया से मैडम इंदिरा गांधी गई थी ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। फिर जब वो इंडिया आई तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले आते ही वो एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आई 1972 में। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट बना 1975 में। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जैसे एयर पोल्यूशन एक्ट आया, वाटर पोल्यूशन एक्ट आया। इसके लिए एक सेपरेट टाइमलाइन है इंडिया की, जो मैंने अपने नोट्स में बनाई थी, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी या एक शॉर्ट और क्रिस्प वीडियोज़ बना दूँगी उसके ऊपर। उसके बाद एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया 1986। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया, जिसमें DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। DPSP में आर्टिकल 48A और आर्टिकल 51G जो एनवायरनमेंट पे फोकस कर रहे थे। तो इंडिया में भी एनवायरनमेंट को लेकर अवेयरनेस फैलने लगी। अब साथ के साथ वर्ल्ड में क्या हो रहा, जैसे मैंने बताया यूनेप सेटअप हो चुका था और उसका हेडक्वार्टर था केन्या। अब सब कहते हैं यार हर चीज़ का हेडक्वार्टर USA में ही क्यों है, स्विट्ज़रलैंड में ही क्यों। तो उन्होंने सोचा एनवायरनमेंट है, अफ्रीका है, वहाँ पे करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी अफ्रीका में ही हो रहा था। तो उनको खुश करने के लिए उन्होंने केन्या में बना दिया। ऐसा हम स्टोरीज से ऐसा पाइलअप करके याद करेंगे ना तो ज़्यादा टाइम तक आपके दिमाग में चीज़ें रहेंगी। तो केन्या में बन गया यूनेप का सुंदर सा हेडक्वार्टर। उसके बाद अब इनको क्या करना था, ऑर्गेनाइजेशंस पे ऑर्गेनाइजेशंस बनाने थे, शांत नहीं बैठना था। उसके बाद एक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो सोचे यूनेप और WMO दोनों को मिलाते हैं और एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, जिसे बोलते हैं IPCC, ठीक है, इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज समथिंग। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। आई थिंक आपको पता होगा, UN ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे जो गवर्नमेंट के हेड्स होते हैं वो साथ में बैठते हैं, मीटिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद क्या आता है, अब हम देख लेते हैं बेसिकली यूनेप के अंदर क्या क्या आता है। उसके बीच में भी बहुत सारे इवेंट्स हुए थे। इसके अंदर जिसका जो सेक्रेटरीट है, एक आता है CVD का, ठीक है।
साइट्स का जो वर्ड वाला है, एक CMS माइग्रेटरी स्पीसीज मिनामाटा कन्वेंशन जो मरकरी वाला है, ठीक है। इन सब का सेक्रेटरीट कौन है? यूनेप है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा UNDP और वर्ल्ड बैंक, इन सब का भी कहाँ पर है? जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है और जो वर्ल्ड बैंक से जो मिलकर एक प्रोग्राम चलता है, उसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी यूनेप है। यूनेप को हम और भी ज़्यादा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक टाइमलाइन बताने की आपको कोशिश कर रही हूँ नाउ। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे। उसके बाद क्या होता है? 1972 में ही होता है एक लिमिट्स टू ग्रोथ क्लब ऑफ रोम, ठीक है। ये एक तरह का रिपोर्ट निकलता है, लिमिट्स टू ग्रोथ क्लब ऑफ रोम। इसके बाद क्या होता है? फिर आता है 1985 में आ जाते हैं। 1985 में आता है वेना कन्वेंशन। उस टाइम तक ओजोन को, क्योंकि इसी ने बताया था, उस टाइम तक क्या होता है, ओजोन की तरफ ना काफ़ी ज़्यादा फोकस होने लगा था। ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये सब डिस्कशन करने के लिए साथ में बैठते हैं। वेना कन्वेंशन होता है, वेना में बैठते हैं, जिससे वेना कन्वेंशन नाम दिया गया, जहाँ पे बात किया गया जो ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंसेज जो है लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उनको हम क्या करेंगे? फेज आउट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी बाइंडिंग नहीं था, बस बैठे थे, डिस्कशन वगैरह हुआ था 1985 में। उसके बाद जो ट्रीटी बनी थी वो बना था 1987 में। 2 साल बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। ये तो कन्वेंशन था, ये था प्रोटोकॉल, जहाँ पे बात की गई कि हम हटाएंगे किसको? SCFCs को। यहाँ पे तो CFC की बात की और यहाँ पे SCFC की भी बात की गई, ठीक है। जो फर्स्ट यूनिवर्सल एक कन्वेंशन था जहाँ पे सब ने साइन किया था इस ट्रीटी में, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसके बाद आता है 1987 में एक रिपोर्ट आती है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, किसके ऊपर थी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब लगा चलो ओजोन पे भी ध्यान दे लिया है, अब थोड़ा सस्टेनेबिलिटी के साथ चलते हैं। लोग कितने सारे रिसोर्सेज ऐसे ही यूज करते हो जा रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। अब सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान देना था, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? 1988 में बना दिया IPCC, जो मैंने तुम्हें ऊपर बताया था ना, यूनेप और WMO को मिलकर जो बना था, वो कब बना था? IPCC बना था 1988 में, एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनेप और WMO को मिलाकर, ताकि हम सस्टेनेबिलिटी पे थोड़ा ध्यान रख सकें, ठीक है। अब लगा चलो ऑर्गेनाइजेशन तो बन गया है, अब हमें कुछ तो करना पड़ेगा, तो उन्होंने सोचा, धीरे धीरे आगे बढ़ा ऐसी एजेंडा। फिर 1992 में होता है रियो समिट, अर्थ समिट, राइट, जिसको UN कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट मतलब हुआ। अब उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस शुरू हुई। कॉम्प्लिकेशंस इन द सेंस, कॉम्प्लिकेशंस हमारे लिए, क्योंकि अब आएंगे ऑर्गेनाइजेशंस। अब यहाँ पे लेकिन क्या हुआ? 3 मेन ऑर्गेनाइजेशन बने जो सब यहीं से निकले हुए हैं। जो 3 मेन क्या थे? UNFCCC, UNCVD और UNCCD, ठीक है। अब क्या है? UNFCCC ये था क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है। किसके लिए था ये? क्लाइमेट चेंज के लिए। CVD किसके लिए आ गया? चलो एक क्लाइमेट की बात हो गई, अब थोड़ी बात कर लेते हैं बायोडाइवर्सिटी की। चलो अब बायोडाइवर्सिटी की भी बात हो गई, अब बात कर लेते थोड़ी सी डेजर्ट की। तो एक बन गया डेजर्टिफिकेशन, एक क्लाइमेट चेंज के लिए बन गया, एक बायोडाइवर्सिटी के लिए बन गया और एक बन गया डेजर्टिफिकेशन के लिए। तो ये सब कहाँ बने थे? अर्थ समिट में बने थे। तो अब तक हमारा क्या क्या बन चुका है? अब तक यूनेप बन चुका है 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद, फिर IPCC बन चुका है यूनेप और WMO को मिला के। उसके बाद होता है अर्थ समिट 1992 में, जिसमें बनता है UNFCCC, UNCVD और UNCCD, ठीक है। और यहीं पे 1992 में बनती है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जिसका सेक्रेटरीट कौन था? यूनेप। अब सोचा मैं कहाँ रह जाऊंगा, यूनेप भी बीच में आ जाता है। इसका सेक्रेटरीट है यूनेप, जो मैंने ऊपर लिख भी रखा था नोट्स में, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, फिर बढ़ते हैं आगे कहानी। अब देखते हैं UNFCCC बना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है लीगली बाइंडिंग वगैरह वगैरह, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। जो मोस्टली प्रोटोकॉल्स होते हैं इसके अंदर जो बनते हैं वो लीगली बाइंडिंग होते हैं, वो टारगेट बाइंडिंग होते हैं कि आपको ये टारगेट दिया जाता है, तो इसी के अंदर बनने लगा था। COP होती थी, कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और एक होता था CMP, ठीक है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। CMP क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ना, तो उसके लिए भी ना ये अलग से मीटिंग करवाते थे इसी के अंदर,
ठीक है, तो ये होता था इसके अंदर। अब देखते हैं कैसे कैसे शुरुआत हुई। जैसे कि अब आ जाओ UNFCCC में, सोचा अब चलो हम कराएंगे हर साल, अब मीटिंग बिठाएंगे। ठीक है, दोनों ने, अब हमने इसमें सबकी बात नहीं की है, इसमें हमने मेनली बात की है जो इम्पॉर्टेंट है। ऐसे तो जब से ये स्टैब्लिश हुए उससे अब तक इतनी सारी थोड़ी हम पढ़ेंगे, लेकिन जो जो मेजर चीज़ें हुई थी जो हमारे काम की, हम सिर्फ वही देखेंगे। तो एक हुई थी 1997 में COP3। ठीक है, 1992 में बना इनका COP1, 1994 1995 समथिंग में हुआ होगा। इसके बाद ये होता है COP3 होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 3, मतलब तीसरी बार इनकी मीटिंग बैठी थी। कहाँ बैठी थी? क्योटो में, जिसे बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, तो हमें पता चल गया क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? 1997 में। इधर देखो 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, जो COP3 मीटिंग थी इनकी। हमें ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेजरली ये याद कर लो दिमाग में। 1997 में सबसे पहला प्रोटोकॉल आया क्योटो प्रोटोकॉल, जिसमें किसकी बात की गई? 3 चीज़ की बात की, कार्बन ट्रेड, कार्बन क्रेडिट जो हम पढ़ते हैं आजकल काफ़ी, और CDF की। ठीक है सॉरी। अब उसके बाद आते हैं COP8। COP8 क्यों इंपॉर्टेंट है? कुछ ऐसा खास नहीं, बस इसलिए कि ये दिल्ली में हुआ था 2002 में। अब कैलकुलेट कर लो, 3 to 8 5 साल, 1997 से 2002 5 साल, मतलब गैप बिल्कुल ठीक चल रहा है, अभी तक कोई पंगा नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे 2005 में। यहाँ पे होता है COP11, 3 साल बाद COP11 होता है 2005 में। मतलब यहाँ पे क्या किया गया था, मतलब क्योटो प्रोटोकॉल को एक तरीके से रेटिफाइड किया गया था। ठीक है, मॉन्ट्रियल के अंदर रेटिफाइड कर दिया गया। तो जिसको जिसको हमने नाम दे दिया, मतलब बेसिकली क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, इसको रेटिफाई कर दिया गया कहाँ पे? CMP1, जिसका कहाँ पे किया गया? मॉन्ट्रियल। तो इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हमने इससे बोलने लग गए थे। ठीक है, 2005 में हुआ था। और यहाँ से ही एक और मीटिंग, मतलब एक मीटिंग हो रही है बड़ी सी, जैसे कैसे समझाऊँ मैं आपको। ये UNFCCC है। ठीक है, ये है UNFCCC, हर साल मिलती है। जब से बनी पहले मिल रही थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की तरह। ठीक है, पर इनके बाद अब क्या होता है, 1997 आ जाता है, सॉरी 2005 आ जाता है। तब इन्होंने क्या कर दिया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को रेटिफाई कर दिया। तो अब उन्हें लगा कि अब हमें एक नया और शुरू करना पड़ेगा। तो 11 साल तक तो ये COP की तरह मिले, उसके बाद भी 12वें साल जो आएगा, इनका 12th ईयर आएगा, तब भी ये COP की तरह मिलेंगे, और उसी के साइड से कुछ एक अलग से और इनका जमावड़ा लग जाएगा, काइंड ऑफ साथ में बैठने लगेंगे CMP की तरह। आगे बात समझ में? तो ये एक ही है। तो बेसिकली UNFCCC मिलता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, और वहीं पे दोनों काम कर लेते हैं। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मिल रही है और यहाँ पे CMP भी मिल रहा है। ठीक है, दोनों काम हो जाते। तो जब 2005 में COP11 था, तब CMP1 था। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेके बता रही हूँ। उसके बाद ग्लोबल क्लाइमेट फैसिलिटी बनती है 2010। आई थिंक कैनकम में हुआ था शायद इसका, मुझे C से ही स्टार्ट था। 2010 में ग्लोबल क्लाइमेट फैसिलिटी बनती है। ठीक है, अभी हमारी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी बनी थी, याद रखना, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी बनी थी। और ये क्या है? ग्लोबल क्लाइमेट फैसिलिटी। दोनों डिफरेंट है। वो 1992 में बनी थी, यूनेप उसका सेक्रेटरीट था, और ये ग्लोबल क्लाइमेट फैसिलिटी किसके अंदर बनी है? UNFCCC के अंदर बनी है। सो कीप दैट इन माइंड, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। उसके बाद अब आते हैं इंपॉर्टेंट COP21, जो सबको पता है, जो सब पढ़ते हैं, पेरिस एग्रीमेंट। ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखेंगे। ठीक है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन जो भी तुम्हारा होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, वगैरह वगैरह, पेरिस एग्रीमेंट सबने पढ़ा रखा था। COP21 में हुआ था 2015 में। उसके बाद 2026 में ग्लासगो समिट होता है, इंडिया। ठीक है, अगेन यहाँ पे पंचअमृत 2050 वाले टारगेट्स थे, वो डिक्लेयर किया जाता है। फिर COP27 होता है 2022 में, 2023 में COP28 दुबई UAE में होता है। इसके बाद भी 2024 में भी हो चुका है, 2025 में भी। उनके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी COP, जिसमें क्या क्या लिया गया। लेकिन यहाँ पे हम साइकिल समझ रहे, कैसे कैसे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आया। अब हमारे क्लियर हो चुके हैं, यूनेप आ चुका है, IPCC आ चुका है, उसके बाद UNFCCC। ठीक है, नाउ अब COP में कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंस जो है हम वो और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, CBDR, ये कब आया था?
ठीक है, 1992 में ही आया था। ये कब आया था? 1992 में, जब अर्थ समिट हुआ था तभी बात की गई थी CBDR की। ठीक है, जिसमें हमने 3 कंट्रीज बताए गए थे, Annex 1, Annex 2, नॉन एनेक्स। Annex 1 में आते हैं इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री जो ट्रांजिशन पीरियड में, ठीक है, जैसे कि हम जैसे जो ट्रांजिशन में इंडस्ट्रियलाइज्ड है। Annex 2 में आते हैं डेवलप्ड कंट्रीज जो ऑलरेडी हैं, ठीक है, जो फंड एक्चुअली में देंगे OECD। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ, जैसे जापान वगैरह, इनको तुम रख दो, जापान हुआ, ठीक है, कोरिया हुआ, या और जो कंट्रीज हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हुए, इन्हें हम रख देते हैं। Annex 2 जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज है, OECD कंट्रीज जो है, ठीक है, जो सबको फंड देंगे, नॉन एनेक्स को भी देंगे और एनेक्स को भी देंगे। कौन देंगे? Annex 2 वाले, ठीक है। और एक आता है नॉन एनेक्स, जिसमें आते हैं डेवलपिंग कंट्री, जैसे हमारे जैसे लोग, इंडिया वगैरह, ठीक है। Annex 1 कंट्रीज आ गए जो ट्रांजिशन कर रहे हैं, एक्चुअली ट्रांजिशन कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, एक डेवलपिंग कंट्री हमारे जैसे, और Annex 2 कंट्री जो फंड देंगे, जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं और जो पोल्यूशन करने के सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, लाइक UK एंड USA। ठीक है, तो ये Annex 2 कंट्रीज में आ गए। ये कब? 1992 में बताया कि हम लोगों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, लेकिन कॉमन होंगी, कॉमन टारगेट होगा, दैट इज टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट। नाउ लेट्स मूव अहेड। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? 1992 में ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी बनती है, जो मैं ऊपर बता चुकी हूँ। पर अब वो किस किस को फंड देती है, ये आपको एक्चुअली याद देना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ लेना। ये UNFCCC को पैसा देती है, UNCCD को और UNCPD, मतलब जो तीनों बनाए गए थे 1992 में, उन तीनों को तो देगी ही देगी ऑब्वियसली। उसके अलावा स्टॉकहोम कन्वेंशन जो हुआ था, ठीक है, उनको भी देगी। कन्वेंशन अलग है, याद रखना, और कॉन्फ्रेंस अलग है। 1972 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये स्टॉकहोम कन्वेंशन है। आगे हम पढ़ेंगे क्या है, 3 कन्वेंशन हुए थे, रॉटरडम, बेसल और स्टॉकहोम, RBS। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। स्टॉकहोम कन्वेंशन को देती है मिनामाटा कन्वेंशन, जो किसके लिए था? मरकरी के लिए था, आई थिंक सो, हाँ, ठीक है। या अब नाउ UN क्लॉज को देती है। UN क्लॉज पता होगा ना, जो सी ओवरसीज वाला UN क्लॉज, सी ट्रीटी वगैरह जो हुई थी, ठीक है। और NCAR पोल, कारपोल को देती है। ये किससे रिलेटेड है? पोल्यूशन शिप से रिलेटेड है, ठीक है। इन सबको ये देती है। इसकी मीटिंग होती है हर 2 साल में, ठीक है। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए इसने एक और फंड क्रिएट कर दिया था, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड, जो किसके लिए होता है? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए होता है। होप यहाँ तक समझ आ गया। तो ये था UNFCCC का, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं UNCBD, ठीक है। ये लीगली बाइंडिंग है। UNFCCC क्या लीगली बाइंडिंग था? नहीं था। UNCBD क्या लीगली बाइंडिंग है? हाँ है। US ने क्या इसे साइन किया था? नहीं किया था। लीगली बाइंडिंग है, US ने इसे साइन नहीं किया। क्या इंडिया ने इसे साइन किया है? हाँ किया है। इसमें किसकी बात की गई थी? फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज की। डन। नाउ अब देखो, इसमें भी ऐसे ही होता है, ये भी मीटिंग बिठाएंगे अपनी कॉप, ठीक है। अब देखो BDA, अब इंडिया को लगा कि चलो यहाँ पे कुछ हो रहा है, UNCBD बना, हम भी कुछ करेंगे, तो इंडिया में पैरेलली हमने क्या कर दिया? हम लेकर आ गए बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। नाउ बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आता है, उसके बाद उसका अमेंडमेंट हो गया 2023 में, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे बाद में। तो बेसिकली UNCBD बता चुकी हूँ मैं, लीगली बाइंडिंग है, US में नहीं है, इंडिया में हाँ। फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, ये एक लाइन है, अच्छे से याद कर लेना। फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, ये बात कहाँ पे की गई थी? UNCBD में, ठीक है। ओके, नाउ इसमें भी होती हैं कॉप्स। अब उसमें जो इम्पोर्टेंट है हमसे वही पढ़ेंगे। तो पहला है COP5 जो 2000 में हुआ था, जिसमें हुआ था कार्टेजिना प्रोटोकॉल। नाउ सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे लिए ये है जो हमें याद करना है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल, जिसमें बात की गई थी बायोसेफ्टी की, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, अबाउट LMOs। आई थिंक ये PYQ भी है। LMOs की बात की गई थी बायोसेफ्टी के ऊपर, जो भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उनसे रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशंस थे वो इस प्रोटोकॉल के अंदर था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट COP10 हुआ था, जिसमें 2 चीज हुई, एक था नगोया प्रोटोकॉल और एक था आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। नगोया प्रोटोकॉल में अगेन इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स की बात की गई थी। जहाँ पे भी आपको फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग आए तो आप मतलब ये दिमाग में रख लेना UNCBD की बात हो रही है।
आईयूसी बायोडाइवर्सिटी कुछ टारगेट्स बनाए गए जिन्हें हमें अचीव करना था, ठीक है। उसके बाद जो ये टारगेट्स थे उनको रिपील कर दिया गया, कुछ टारगेट्स अचीव हुए थे, कुछ नहीं हुए थे। उसके बाद ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फंड बनाया जाता है 2023 में, जो कमिंग मॉन्ट्रियल में जो COP होती है वहाँ पे, ठीक है। अब अगेन इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी, वो अलग से डिटेल COP वाला जो वीडियोस होगा हम उसमें देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम एक बेसिक टाइमलाइन समझने की कोशिश करें, अदरवाइज ये वीडियो और भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा मैं डिटेल में बताऊँगी तो। नाउ लेट्स गो अहेड। अब इसके बाद क्या होता है अदर्स, और क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसमें जो और क्या क्या है इसमें साइट्स जिसको हम क्या बोलते हैं वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इंटरनल ये एक इंटर गवर्नमेंटल है, 1973 में यूनेप के अंदर ही आता है। साइट्स मतलब साइट्स का जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पर है, यूनेप में। क्या साइट्स लीगली बाइंडिंग है? यस, लीगली बाइंडिंग है। हमें पता है साइट्स में 3 अपेंडिक्सेस होते हैं, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3, ठीक है। आप इनको मेरे को बताना कि इसमें जो आपका जो लेवल होता है प्रोटेक्शन का वो क्या होता है, 1 में ज़्यादा होता है या 3 में सबसे ज़्यादा होता है। ओके, नाउ इसी तरीके से साइट्स जो है जो काम करता है बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन का, इंडिया में भी बनाया गया था नेशनल वाइल्ड लाइफ कंट्रोल बोर्ड, जो किसके अंदर था, WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। अब इसके बाद आते हैं हम UN CMS किसके लिए था, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, ठीक है। CMS एक गांधीनगर में भी हुआ था, राइट, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, COP13 हुआ था CMS का गांधीनगर में, काफ़ी फेमस रहा था। अब इसको क्या बोलते हैं, UN CMS का, इसे बोलते हैं बॉर्न कन्वेंशन। एक और है बॉर्न जो ट्रीज से रिलेटेड है, इसे आपको ना सिमिलर नेम के बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी तो आपको कंफ्यूज नहीं होता। यहाँ हम बात करें बॉर्न कन्वेंशन UN CMS, ठीक है। अगेन यूनेप, यहाँ पे यूनेप में जाके इसकी मीटिंग होती है। क्या इंडिया इसका पार्ट है? हाँ है। COP13 जो मैं ट्री वाला बोल रही थी, ये रहा बॉर्न चैलेंज, एक बॉर्न चैलेंज है जो ट्रीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो याद रख लेना, ये थोड़ा सा रिमाइंड करने के लिए हेल्पफुल होगा। नाउ लेट्स गो अहेड। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बचा। अब देखो मैं जो कन्वेंशंस की बात कर रही थी, ठीक है, हमें ओजोन से रिलेटेड ये 3 चीज़ है, 3 इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, याद कर लो। एक कोई निमोनिक बना लो, VMK, ठीक है, VMK ऐसे करके याद कर लो। पहला होता है वियना कन्वेंशन, जो मैंने बताया था सबसे पहले हुआ था, ठीक है। किसके ऊपर था, जिसमें बात किसकी गई की थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs की बात की थी। क्या ये बाइंडिंग था? जी नहीं, ये बाइंडिंग नहीं था, बस आए चाय पे चर्चा करके चले गए। उसके बाद क्या आता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या ये बाइंडिंग था? यस, ऑफ कोर्स। उनको लगा कि चाय पे चर्चा करके कुछ नहीं होने वाला, एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा अगर रियल में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पे भी CFCs वगैरह की बात की गई थी। आई थिंक HC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की बात की गई थी, जो यूनिवर्सली रेटिफाइड था, ठीक है। उसके बाद एक और था इससे रिलेटेड, किगाली एग्रीमेंट। किगाली एग्रीमेंट में क्या हुआ था, ये भी एक लीगली बाइंडिंग था, जिसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की बात की गई थी। इसमें एक्चुअली बात की ये हुई थी कि यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, उन्होंने बोला इनको हम रिप्लेस कर देंगे हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, लेकिन उन्हें लगा नहीं भाई, हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से इसके भी बहुत ज़्यादा नुकसान है, तो हमें तो ये हटाना ही है, मतलब क्लोरीन को तो हटा ही दो, हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन से रिप्लेस कर देते हैं। अब इनको भी, अब बोल रहे हैं कि इनसे भी खतरा हो सकता है, तो इनको भी रिप्लेस करके कुछ और अच्छा सा लेकर आएंगे, वो जब आएगा देखते हैं। नाउ नेक्स्ट, हमें बस याद करने से मतलब है VMK, CFC, HCFC से HFC पर आ गए, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यूनिवर्सली रेटिफाइड है, ये हम सभी को पता है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, RBS कन्वेंशन। मैंने ऐसे याद किया है, वैसे इसका सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है। इसका सीक्वेंस में पहले आता है, जिसको सीक्वेंस के हिसाब से याद करना है, तो पहले आएगा S, फिर आएगा B, फिर आएगा R, SBR, ठीक है। जो S मतलब स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये हुआ था POPs के ऊपर। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, पर एक स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, दैट इज ऑन POPs 1972 में। उसके बाद हुआ था 1989 में बेसल कन्वेंशन हुआ था, ट्रांसबाउंड्री, ठीक है, जिसमें मूवमेंट बताया गया था, हैजर्डस वेस्ट जो भी उसके मूवमेंट पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे, बेसल कन्वेंशन 1989। और एक था रॉटरडम कन्वेंशन, R फॉर रॉटरडम कन्वेंशन, जो हैजर्डस केमिकल्स के ट्रेड्स के लिए था, ठीक है, याद करना। रॉटरडम किसके लिए था, केमिकल्स,
हैजर्डस है, जैसे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इनके ट्रेड से रिलेटेड जो भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाने थे। और बेसल किसके लिए था? ट्रांस बाउंड्री जो मूवमेंट हो रहा है हैजर्डस वेस्ट का, ठीक है। तो ये हो गया आरबीएस कन्वेंशन। ये भी किसके अंदर आते हैं? यूनेप के अंदर है, ठीक है। किसके अंदर है ये? यूनेप के अंदर। ओके, नाउ ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको ये दे देती हूँ। जैसे कि कुछ कुछ एनजीओज हैं, तो हमें कैसे पता चलेंगे कि ये एनजीओज हैं? उनके आगे ना काफ़ी के आगे इंटरनेशनल लगा होता है। जैसे अभी ट्रिक टाइप की है जहाँ इंटरनेशनल आगे मिले, वो क्या है? एनजीओ। जैसे वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, रेड प्लस, ठीक है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ट्रैफिक, IUCN और WWF ने मिलके बनाया था। WWF, IUCN, ये सब क्या एनजीओज है। ऑल दो ऐसे याद कर लेना, बाकी आप ये सब ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ लोगे तो इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कौन सा एनजीओ है, कौन सा इंटर गवर्नमेंटल है, ठीक है। तो काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं, जितना पढ़ते जाओगे उतना ही क्लैरिटी होती जाएगी। नेक्स्ट, ओके, तो ये यूनेप के कुछ मैंने यहाँ पे शायद इनिशिएटिव्स वगैरह लिखे थे, जैसे कि टीव वगैरह। ये एक्चुअली जो PYQs में आए हुए थे उससे रिलेटेड ये कुछ नोट्स थे। मैं शायद कुछ चीज़ मिस कर रही हूँ इसमें, लेट मी क्लियर यू। या हियर जो हमारा रियो सबमिट हुआ था 1992 में, तो ये ना ऐसा +10 +20 वाला मीटिंग चलाते हैं। तो +10 में जो 2002 में हुआ था, +10 हुआ था, इधर देखो 2002 में, जिसे जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन बोलते हैं, ठीक है। और रियो +20 हुआ था, ठीक है, जिसमें पेज आया था। ये एक PYQ था, ठीक है। आई डोंट थिंक अब रिपीट होगा, बट एक बार को PYQ था तो एक बार को देख लेना चाहिए। और जो 17 SDG गोल्स आए थे वो 2015 में हुआ था। SDG सबमिट हुआ था जिसमें 17 SDG गोल्स दिए गए थे, ठीक है। नाउ ये सब ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद में जो आपको एक बताने वाली थी लास्ट में, आपको क्या करना है, लेट मी टेल यू। आपको यूनेप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। सो लेट मी शो यू, ओपन करके, और आप उसको देखो, एंड आई एम प्रिटी श्योर आपको काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ से क्लैरिटी मिलेगी। ओके, सो लेट मी डू इट फॉर यू। तो ये मैं आ गई यूनेप की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे है यूनेप 15 ईयर्स ऑफ एनवायरमेंटल माइलस्टोन्स। अब इसमें हमें क्या करना है, इधर देखो, ये एक टाइमलाइन दे रखी है इन लोगों ने, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो आप एक बार इसको खुद से देखना, इन इमेजेस को, और आगे क्या लिख रहा है। आई एम प्रिटी श्योर आपके दिमाग में काफ़ी रहेगा कि जैसे 1972 में होता है यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट मीट्स एट स्टॉकहोम। ये यहाँ पे हम इंदिरा गांधी जी को देख सकते हैं, और यहाँ पे ये जो भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट मूव अहेड। उसके बाद क्या होता है ये बता दें शुरू से क्या हुआ था 1960 में। आपको थोड़ी जल्दी बता देती हूँ, आप इसको डिटेल में पढ़ना। UN टेक्स अप एनवायरमेंट मेंटल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, UN कॉन्फ्रेंस होता है 1972 में, हम सभी को पता है। हियर इज द डिटेल्स ऑल ओवर गिविंग। उसके बाद एक मॉरिस समथिंग होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसको बनाया गया था, जो इंपॉर्टेंट है वो टाइमलाइन में आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद लीडर साइन कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, जो मैं मार्पोल की बात कर रही थी। A treaty imposes strict rules on the shipping industry, helping to prevent spills and pollution from routine operations, ठीक है। ये किसके द्वारा एडमिनिस्टर किया गया था? बाय द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, और की पार्टनर कौन था? यूनेप था। ये कब हुआ था? 1973 में हुआ था, ठीक है, हमें पता चल गया। नेक्स्ट 1973 में अगेन साइट्स आया था, याद है। स्टेट्स अडॉप्ट द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। साइट्स का हुआ था जहाँ पे 38,000 से ज़्यादा एनिमल और प्लांट्स को रखा गया था, ठीक है। उसके बाद एक एग्रीमेंट ही हुआ था 1984 में साइट्स का। देखो यहाँ से शुरुआत हुई थी। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे फर्स्ट टाइम बनाया गया था 5 जून को यूनेप का। सी कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है ना, गुड विजुअल रिप्रेजेंटेशन वे। तो हमें ऐसे मेथड्स अपनी पढ़ाई में एक्चुअली इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब वीडियोस एंड अपार्ट फ्रॉम बुक्स, सो दैट हमारी विजुअल मेमोरी ज़्यादा अच्छे से बन सके। रीजनल सीज प्रोग्राम हुआ था, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। स्टेट्स अप्रूव मेडिटेरियन एक्शन प्लान, सब कुछ याद नहीं करना है। देखो बार्सिलोना कन्वेंशन, ये कुछ ऐसा है जो हमें सुनाई दे रहा है, हमें लगता है कि थोड़ा हमें पता होना चाहिए और UPSC पूछ सकता है। तो ये क्या था? इट वॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मेडिटेरियन सी अगेंस्ट पॉल्यूशन।
इतना ही हमें याद करने की ज़रूरत है कि कुछ मेडिटेरियन सी के पोल्यूशन से रिलेटेड था बार्सिलोना कन्वेंशन यूनेप का, ठीक है। उसके बाद स्टेट्स अडॉप्ट कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, ठीक है। जो मैंने बताया था बॉर्न कन्वेंशन, बॉर्न चैलेंज याद आ रहा होगा पूरा, ठीक है। बॉर्न कन्वेंशन 1979 में, अब चीज़ें क्लियर हो रही होगी एक पिक्चर, ठीक है। स्टेट साइन कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन, एक ऐसा ट्रीटी साइन की गई थी, ठीक है, जिसमें सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह थे। इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट टू एड्रेस रीजनल एयर क्वालिटी, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज लॉन्च की गई 1980 में, ठीक है। और क्या करते हैं, पानी के बारे में सोचना इन्होंने शुरू किया, इंटरनेशनल ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड कुछ, कैरिबियन का प्रोग्राम, ठीक है, कोई मॉन्टेवीडियो प्रोग्राम था, इतना भी डिटेल में नहीं जाना, ओवरऑल नाम ले लो। अब 1983 अगेन गवर्नमेंट अप्रूव द कार्टेजेना कन्वेंशन एंड ऑयल स्पिल्स प्रोटोकॉल, जो ऑयल स्पिल्स के रिलेटेड था, एंड इट वाज द फर्स्ट रीजनल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। आपको ये चीज़ ज़रूर पढ़नी है कि क्या वो लीगली बाइंडिंग था या नहीं था। कार्टेजेना प्रोटोकॉल वॉज लीगली बाइंडिंग एंड इट वॉज रिलेटेड टू मराइन पोल्यूशन एंड ऑयल स्पिल्स, जो 2010 में हुआ था, उससे रिलेटेड आप ये सब पढ़ लेना डिटेल में, ठीक है। उसके बाद वेना कन्वेंशन हुआ था ओजोन से रिलेटेड, ये दे रखा है, दैट वुड बिकम लेटर इन 1987 विद द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नाउ दिस वॉज द फर्स्ट कन्वेंशन टू बी रेटिफाइड बाई द एवरी कंट्री, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट आई थी ब्रंटलैंड वाली, मैंने बताया था 1987 में एक रिपोर्ट आई थी। नाउ जामेजी रिवर का कोई एक्शन प्लान होगा, ये छोड़ो। फिर क्या हुआ था देख लो, इंटर गवर्नमेंट IPCC बना था, अभी हमने बताया था WMO और उसने मिलके क्या बनाया था, यूनेप ने मिलके IPCC बनाया था, यहाँ पे देख सकते हो, कोड राइट फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। स्टेट अवार्ड फिर आ गया, बेसल कन्वेंशन आ गया 1989 में, ठीक है। फोर्स में कब आया था, 1992 में आया था। 2013 से यूनेप ही सेक्रेटरीट है बेसल, रोटरडम और स्टॉकहोम कन्वेंशन का, इन तीनों का मर्ज कर दिया गया था 2013 में एक ही जगह, देख लो। अब यहाँ पे देखो सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। उसके बाद GEF आता है, मैंने बताया था 1991 में था, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, वो भी इसी में लॉन्च होता है, ठीक है। रियो अर्थ समिट के टाइम पे, ऑन द ईव ऑफ रियो अर्थ समिट, हियर यू कैन सी, हियर ये यहाँ पे मेंशन है, ऑन द ईव ऑफ रियो अर्थ समिट। नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक आप ये सब चीज़ें रिसोर्सेज फॉलो करो, इससे आपको बहुत क्लैरिटी होगी। रात को सोते सोते ही टाइम पास करते हुए पढ़ सकते हो ये सब। तो फिर स्टेट्स अडॉप्ट स्पू कन्वेंशन, ये तो मैं भी टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, फॉर्मली नोन एज, हाँ ये मैंने सुना है, कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इन अ ट्रांसबाउंड्री कॉन्टेक्स्ट। अब अचानक से आ जाता है प्रीलिम्स पे स्पू कन्वेंशन, ओ माय गॉड, आधे लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा, बट इट्स नथिंग न्यू, इसमें दे रखा है ऑब्वियसली। जब हमें पता है यूनेप, UNFCCC इतने हॉट टॉपिक्स हैं, देन क्यों हम उनकी डिटेल में ना जाएं, अपार्ट फ्रॉम 50 और रिसोर्सेज रेफर करने से। गो एंड विजिट देयर ऑफिशियल वेबसाइट एंड फाउंड दिस गुड एंड अट्रैक्टिव स्टफ। नाउ लीडर साइन कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये देखो। उसके बाद क्या होता है, UN होल्ड अर्थ समिट 1992 से, फिर देखो UNFCCC, आपको सारा हिस्ट्री पता चल जाएगा आराम से। इसको मेरी मानो तो अच्छे से एक बार पढ़ो, एक्सप्लोर करो, मुझे नहीं लगता इसमें ऐसा कुछ है जो आपको समझ नहीं आएगा। सो लेट्स नॉट स्ट्रेच दिस वीडियो मच, आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड येस, एनवायरनमेंट बहुत ही आप लोगों की एक केक वॉक हो जाएगा अगर आप इसको थोड़ा भी अच्छे से करोगे, एंड इट्स रियली अमेजिंग। तो आप इस टाइमलाइन को आई थिंक आपको पूरा देखना चाहिए, एक बार पूरा डिटेल में पढ़ो अच्छे से, जितना भी आप चीज़ों को ग्रैब कर सकते हो। एटलीस्ट जो नाम आपको बिल्कुल न्यू साउंड कर रहे हैं, ठीक है, उनको आप अच्छे से याद करने के लिए, रिकॉल करने के लिए, और छोटे से क्रिस्प नोट्स बनाने की और अपने नोट्स में और वैल्यू एडिशन करने की ट्राई करो इस टाइमलाइन से। सो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।